अब बंडल कंडक्टर तो यूज में ले लिए, लेकिन इन सभी कंडक्टर को एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर मेंटेन करना जरूरी है। इसके लिए उनके बीच में स्पेशल डैम्पर लगाए जाते हैं। यह डिस्टेंस तो मेंटेन करते ही है, इसके अलावा वाइब्रेशन को भी कंट्रोल करते हैं। यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि कोरोना लॉस की वजह से एयर आयोनाइज होती है और कुछ ना कुछ वोल्टेज ग्राउंड पर भी पहुंचता है, तो क्या यह वोल्टेज कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन होती है जैसे 765 kV लाइन, इनमें ट्रांसमिशन लाइन के जो कंडक्टर है वह बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करते हैं और हमारी जो जमीन यानी ग्राउंड है वह बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करती है। और इनके जो बीच का मीडियम होता है इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। यदि आप ध्यान से देखोगे तो इस बीच के मीडियम में भी कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगा कोरोना फील्ड की वजह से, और सही से देखने पर हमें पता चलता है कि यह अब जो बीच का मीडियम है यह एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह एक्ट कर रहा है। यदि और सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ट्रांसमिशन लाइन और ग्राउंड की वजह से बीच में अपने आप एक चार्ज कैपेसिटर बन जाता है। और कैपेसिटर क्या काम करता है? वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। जैसे मान लो कैपेसिटर के पास में 5 वोल्ट है और आपकी लाइन के पास में भी 5 वोल्ट है, तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो ये दोनों वोल्ट ऐड होकर लाइन में 10 वोल्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से जो लॉन्ग अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होती है उनमें कैपेसिटिव इंटरफेरेंस की वजह से जितना वोल्टेज हमने जनरेटिंग स्टेशन से भेजा था उससे कई ज्यादा वोल्टेज हमें रिसीविंग स्टेशन पर मिलता है। लेकिन रिसीविंग स्टेशन पर हमारे जितने भी इक्विपमेंट है उनको हमने 765 kV के हिसाब से डिजाइन किया है, तो इस हाई वोल्टेज की वजह से बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। यदि आपने सब स्टेशन वाली वीडियो को सही से देखा हो तो मैंने उस वीडियो में एक ट्रांसफॉर्मर जैसी डिवाइस बताई थी जिसके आउटपुट में कोई भी टर्मिनल नहीं था, और आपको मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि इस डिवाइस का नाम क्या है। एक्चुअल में उस डिवाइस का नाम शंट रिएक्टर है। यह लाइन के पैरेलल में लगा रहता है, इसलिए इसके आउटपुट में कोई भी टर्मिनल नहीं होता है और इसका सिंपल सा एक ही काम है, जब कैपेसिटिव इंटरफेरेंस की वजह से वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस वोल्टेज को वापस कंट्रोल करता है। हमने यहाँ पर सिंपली कनेक्ट किया है। एक्चुअल में यह सब स्टेशन में रखा होता है जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। मैं आपको थोड़ा और सिंपल करके समझाता हूँ। लाइन के कंडक्टर में वोल्टेज और करंट का फ्लो होता है। अभी मैंने बताया कि कैपेसिटिव इंटरफेरेंस की वजह से वोल्टेज इंक्रीज हो गया रिसीविंग स्टेशन पर, तो इसका एक्चुअल मतलब यह है कि करंट वोल्टेज से आगे निकल गया, यानी करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से। और इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में इसको लीडिंग रिएक्टिव पावर बोलते हैं, यानी रिएक्टिव पावर का कंपनसेशन लाइन में बढ़ रहा है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन फिर से आना चाहिए कि जब करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है तो रिसीविंग स्टेशन पर करंट ज्यादा होना चाहिए, जबकि हमने ऊपर देखा था कि वोल्टेज ज्यादा हो रहा है। तो एक्चुअल में कैपेसिटर वोल्टेज को सपोर्ट करता है, इसी वजह से वोल्टेज ओवरशूट कर जाता है। तो शंट रिएक्टर कैपेसिटर के उल्टा काम करता है। ये करंट को वापस लीडिंग से जीरो पर लाने की कोशिश करता है, यानी बैलेंस रखने की कोशिश करेगा। लेकिन असल दुनिया की प्रॉब्लम इससे भी बड़ी है इन लाइंस के सामने। हमारे घरों में 90% जो लोड होते हैं वो रिएक्टिव पावर कंज्यूम करते हैं, तो जो रिएक्टिव पावर लाइन में अब तक लीड कर रही थी वो इस लोड की वजह से लैग करने लग जाएगी, यानी करंट अब वोल्टेज से पीछे रह जाएगा। तो फिर इसको बैलेंस करना भी जरूरी है।